सिखाया है, प्रेम और करुणा सिखाई है। और उस धार्मिक रास्ते पे अगर देश चले तो एक नया समाज हम बना सकते हैं। 1967 में जब देश चौथे लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहा था कि दुनिया भारत को बेहद सशंकित नजरों से देख रही थी। 2 साल के भीतर 2 महान प्रधानमंत्रियों को गंवाने के बाद भारत को एक ऐसी महिला प्रधानमंत्री मिली थी जिनके पास अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की महान विरासत के सिवा कुछ भी नहीं था। कांग्रेस में इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाने वालों को लगा कि ये उनकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली साबित होंगी। जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया तो उसके बाद कांग्रेस में जो बड़े नेता थे उनके सामने 2 नाम थे, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई के साथ जिन लोगों ने काम किया था उनको मालूम था कि मोरारजी देसाई किसी को सुनते नहीं हैं और मोरारजी भाई का कोई पॉपुलर बेस पूरे देश में ऐसा नहीं था कि वो प्रधानमंत्री के सहज दावेदार बने। तो उन नेताओं ने सोचा कि इंदिरा गांधी को बनाना, और इंदिरा गांधी उस समय गोगी गुड़िया के तौर पर जानी जाती थी, तो उनको ये भी लगा होगा कि ये हमारी बात ज़्यादा सुनेगी। कांग्रेस के दिग्गज खुर्राट नेताओं को इंदिरा गांधी छुई मुई लग रही थी, तो विपक्ष के दिग्गज नेताओं को यह लग रहा था कि इंदिरा गांधी की कमजोर छवि उनकी मजबूती का सबब बनेगी। उस समय विपक्ष के धाकड़ नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी पर चुटकी ली और कहा कि अब हर रोज अखबार में एक खूबसूरत चेहरा देखने को मिलेगा और रेडियो पर मीठी आवाज सुनाई देगी। 1967 के लोकसभा चुनाव में तो लोहिया ने इंदिरा को गूंगी गुड़िया तक कह डाला। इस चुनाव में कांग्रेस थोड़ा कमजोर हुई और विपक्ष को थोड़ा बल मिला। 1952 में कांग्रेस को 45% वोट मिले थे। 1967 में वो वोट गिरकर 40.7% हो गया। 1952 में 364 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 1967 में 283 सीटों पर सिमट गई। राज्यों में कांग्रेस की छतें टूटने लगी। तमिलनाडु में पहली बार कांग्रेस की जगह डीएमके की सरकार बनी। कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज तक 28 साल के एक नौजवान से हार गए। केरल में कम्युनिस्टों ने सरकार बना ली। पश्चिम बंगाल में दूसरे विपक्षी दलों की मदद से लेफ्ट फ्रंट ने सरकार बना ली। तब अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री बने और ज्योति बसु उप मुख्यमंत्री। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। उड़ीसा में भी कांग्रेस के पांव उखड़ गए। कांग्रेस की इस कमजोरी को इंदिरा गांधी ने अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। चुनाव नतीजा आने के बाद एक बार फिर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के लिए मचलने लगे, लेकिन सांसदों ने नेता इंदिरा गांधी को चुना। पार्टी के दबाव में इंदिरा ने मोरारजी देसाई को वित्त मंत्रालय के अलावा उप प्रधानमंत्री पद भी दे दिया, लेकिन मोरारजी के दबाव और छाया से मुक्ति के लिए इंदिरा ने अपनी चालें तेज कर भी दी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के युवा सांसदों को बढ़ावा देना शुरू किया। इनमें चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन धारिया और रामधन जैसे नेता थे, जिनके तीखे तेवर के चलते इन्हें युवा तुर्क कहा जाने लगा। चंद्रशेखर और अपने सलाहकार पीएन हस्कर की सलाह पर इंदिरा गांधी ने समाजवादी आवरण ओढ़ लिया, जिससे उनका पहले कोई खास वास्ता नहीं था। इंदिरा गांधी के लंदन रिटर्न सलाहकार पीएन हस्कर ने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि मोरारजी देसाई की गांठ में वो कांग्रेस के 1-2 बड़े नेताओं को उप मुख्यमंत्री बना दें। इंदिरा गांधी ने हस्कर की इस सलाह को नहीं माना और कांग्रेस के युवा सांसदों ने संसद में मोरारजी देसाई के खिलाफ हमला बोलना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर ने मोरारजी देसाई के बेटे कांति देसाई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और साथ ही साथ मोरारजी देसाई पर भी आरोप लगा दिया कि वित्त मंत्री रहते हुए मोरारजी देसाई ने एक बड़े उद्योगपति को आउट ऑफ टर्न जाकर लाइसेंस दे दिया। जनवरी 1969 में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन बेंगलोर में हुआ।
वहां इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात की। इंदिरा ने इसको गरीबों की बेहतरी का सबसे बड़ा और अचूक उपाय बताया। मोरारजी देसाई इसके लिए तैयार नहीं थे। बेंगलोर से दिल्ली लौटने पर इंदिरा गांधी ने पहला काम यही किया कि मोरारजी को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, साथ ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगर हमने आजादी के बाद एक समाजवादी रास्ता पकड़ा तो इस जनता के लिए पकड़ा, और अगर आज भी लोग बैंकों में रुपया रखते हैं तो शायद जो सबसे गरीब हैं उनके पास तो रुपया रखने को नहीं है, लेकिन जो रखते हैं वो बड़े बड़े पूंजीपति केवल नहीं, लेकिन बहुत से छोटे लोग भी रखते हैं। खाली आज तक थोड़े से लोगों को उस रुपया का अपने लाभ के लिए उपयोग करने का मौका मिलता है। बस उस चीज को हमने रोका है। हमने किसी का रुपया नहीं ले लिया। हम नहीं चाहते कि जो रुपया लोगों ने रखा है वो किसी तरह से बर्बाद हो या फिजूल खर्ची हो या इस तरह से कर्ज दिया जाए कि वो वापस नहीं आए। ये कुछ नहीं करना चाहते। केवल ये कि जहाँ एक मुट्ठी भर के लोगों के को अख्तियार था कि किस तरह वो किस काम में लगाएं, वो उनसे हक लिया जाए और राष्ट्र के कामों में ये रुपया लग सके। मोरारजी का मंत्रिमंडल से निकलना कांग्रेस में पुराने बनाम नए की लड़ाई की विधिवत शुरुआत थी। अंदर का लावा बाहर फूटकर तब आया जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का अचानक देहांत हो गया और नए राष्ट्रपति की खोज शुरू हुई। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर नीलम संजीव रेड्डी को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। इंदिरा ने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को चुनाव लड़वाने का मन बना लिया, लेकिन खुद इस पर चुप रही। उनके समर्थक सांसदों और नेताओं ने वीवी गिरी के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगपा ने इंदिरा गांधी से कहा कि वो वीवी गिरी के नाम का खंडन करें। इंदिरा ने इनकार कर दिया। इंदिरा के इनकार से नाराज निजलिंगप्पा ने स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ से मदद मांगी। अब इंदिरा के समर्थकों ने खुलकर यह कहना शुरू कर दिया था कि पार्टी का अध्यक्ष तो दुश्मनों से जा मिला है। इंदिरा गांधी ने पहली बार अपनी जुबान खोली चुनाव से 4 दिन पहले 20 अगस्त 1969 को और सांसदों से यह अपील की कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। जब दूसरी प्राथमिकता के वोटों की गिनती हुई तो गिरी चुनाव जीत गए। इस हार से तिलमिलाए निजलिंगपा ने 12 नवंबर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया। कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई। मूल कांग्रेस को कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ओल्ड कहा गया, तो इंदिरा वाले गुट को कांग्रेस आर यानी कांग्रेस रिफॉर्म। अहमदाबाद में पुरानी कांग्रेस के नेता जुटे तो मुंबई में इंदिरा कांग्रेस गए। एआईसीसी के 705 सदस्यों में से 446 सदस्य इंदिरा गांधी के पक्ष में चले गए। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के 429 सांसदों में से 310 ने इंदिरा का हाथ पकड़ा। इनमें 220 सांसद लोकसभा के थे। इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र पार्टी और सीपीआई की मदद से अल्पमत की सरकार बचा ली, लेकिन नजर अगले चुनाव पर थी। इसीलिए अमीरी के विरोध की कब्र पर गरीबों की बेहतरी की फसल बोई जाने लगी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इसका दूसरा आधार बना राजा महाराजाओं का प्रीवी पर्स खत्म करना, क्योंकि प्रीवी पर्स जो है वो खत्म होना ही चाहिए था। एक लोकतांत्रिक समाज में किसी व्यक्ति को अपने विरासत के कारण कोई विशेष अधिकार मिले, ये बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है। इसलिए प्रीवी पर्स खत्म होना चाहिए था। आजादी के बाद देसी रियासतों का भारत में विलय हो गया था। इसके एवज में सरकार ने रियासतों के राजाओं नवाबों को टाइटल, गहने और महलों का अधिकार दे रखा था। लेकिन इंदिरा गांधी ने तय किया कि गरीब की झोपड़ी में चिराग जलाने के लिए वो महलों की दिवाली कम कर देंगे। 18 मई 1970 को गृह मंत्री वाईबी चौहान ने प्रीवी पर्स खत्म करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। उसके बाद अगले सत्र में विधेयक लोकसभा में 336 बनाम 115 के बहुमत से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में 1 वोट से गिर गया। तब सरकार ने अध्यादेश से राजाओं के विशेषाधिकार को खत्म किया। 11 सितंबर 1970 को प्रीवी पर्स वाले राजा और नवाब सुप्रीम कोर्ट चले गए। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से राजाओं को राहत मिली।
इंदिरा गांधी को लगा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा चला देना चाहिए। सामंती व्यवस्था के खिलाफ गरीबों का मसीहा बनकर इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर चुनाव में जाने का फैसला किया। इंद्र कुमार गुजराल ने एक नारा दिया और उसकी धुरी पर इंदिरा ने चुनाव लड़ा, गरीबी हटाओ। पांचवी लोकसभा के तय समय से 14 महीने पहले ही मध्यावधि चुनाव हुआ। विपक्ष ने इंदिरा हटाओ नारे से वार किया। इंदिरा ने उसी वार को अपना हथियार बना लिया। आप सबकी क्या क्या कठिनाइयां हैं और जो आर्थिक कठिनाइयां पहले से आ रही थी, उनके ऊपर कहीं जबरदस्त बाढ़, कहीं सूखा पड़ा है और इससे जनता और भी पीड़ित है। इधर सबके मन में प्रथम प्रश्न है बढ़ती हुई कीमतों का और आवश्यक वस्तुओं की कमी का। इंदिरा ने उस चुनाव में 300 से ज्यादा बड़ी रैलियां की, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। चुनाव प्रचार में 36,000 मील का सफर पूरा किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने 518 में 352 सीटें जीत ली। इस प्रचंड बहुमत से तय हो गया कि अब कांग्रेस वही है जिसे इंदिरा चलाती हैं। इसीलिए अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस आई रखा। हमारे देश में हर चुनाव लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करता है, लेकिन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को लोकतंत्र से एलर्जी है। 1971 में पाकिस्तान में भी चुनाव हुए। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी को 144 में से 88 सीटों पर जीत मिली, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को 169 में से 167 सीटों पर जीत मिली। और इस लिहाज से पाकिस्तान का नया नेता शेख मुजीबुर रहमान को होना था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान का जुल्मो सितम शुरू हो गया। 1971 के अप्रैल महीने में 5 लाख शरणार्थी भारत आए। अगले महीने ये संख्या बढ़कर 35 लाख हो गई और अगस्त तक 80 लाख। इन शरणार्थियों में ज्यादातर हिंदू थे। पाकिस्तान को लगा कि भारत उसके अंदर दखल दे रहा है। कूटनीति का कुचक्र देखिए कि परस्पर विरोधी अमेरिका और चीन एक साथ पाकिस्तान के पीछे खड़े हो गए। नवंबर में इंदिरा गांधी अमेरिका गईं और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से उन्होंने बातचीत की, लेकिन अमेरिका इस बातचीत को कितने हल्के में ले रहा था, इंदिरा गांधी को कितने हल्के में ले रहा था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि निक्सन के सुरक्षा सलाहकार ने ये कहा कि ये बातचीत बहरों की बातचीत है। निक्सन ने इंदिरा गांधी को ये धमकी दी कि अमेरिका पाकिस्तान में याहिया खान का पतन नहीं चाहता और अगर युद्ध हुआ तो भारत के लिए बुरा होगा। इंदिरा ये कहकर लौट आई कि पहले पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे जुल्म सितम को देख लो। You might attack Pakistan. Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on. But of course we can't endanger our security in any way. Do you frankly expect to see war with Pakistan soon? It does look to many people as if it's inevitable. I don't think one can really give an answer to a question of this kind. Because as I said, we are trying everything possible to prevent it. इंदिरा अभी भारत पहुंची भी नहीं थी कि पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया। भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 21 नवंबर तक पाकिस्तान के 13 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। 3 दिसंबर को पाकिस्तानी बॉम्बर ने पश्चिमी सीमा पर हमला किया तो भारत ने पहली बार हवाई हमला बोला। उधर पूर्वी पाकिस्तान में 4 दिसंबर को मुक्ति वाहिनी ने दुश्मनों के ठिकानों को घेरना शुरू किया। पाकिस्तान की पेशानी पर अब बल पड़ने। बांग्लादेश के आम लोगों का विरोध और भारतीय सेना की धमक देखकर पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी के हाथ पैर फूल गए। 6 दिसंबर को भारत ने साफ कर दिया कि दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का उदय हो रहा है। अमेरिका तिलमिला उठा।
बंगाल की खाड़ी में उसने अपना 7वां बेड़ा उतार दिया। 13 दिसंबर को ढाका के गवर्नर के घर पर बम गिरे। उसी रात नियाजी को यहिया खान का पैगाम मिला कि लड़ सको तो लड़ो, नहीं तो हथियार डाल। यहां से मदद की गुंजाइश नहीं। 16 दिसंबर को नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा के सामने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान के 90,000 सैनिक युद्ध बंदी बनाए। 16 दिसंबर की शाम इंदिरा गांधी ने लोकसभा में ऐलान किया कि ढाका स्वतंत्र बांग्लादेश की स्वतंत्र राजधानी है। पाकिस्तान के टुकड़े होने पर खुशी तो विपक्ष ने भी जताई, लेकिन लोकसभा के अंदर कांग्रेस के कुछ सांसदों ने इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। 24 घंटे बाद इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा गांधी की लौह महिला की छवि का निर्माण था। दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे के बीच 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। इस दबदबे को इंदिरा लंबे समय तक बचा पाती कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि इंदिरा गांधी ने 1971 में राय बरेली से लोकसभा चुनाव गड़बड़ झाले से जीता। लोगों ने लोकतंत्र पर अपना विश्वास दिखाया है। मैं इस फैसले को सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने देश की राजनीति को पलट दिया। विपक्ष को बड़ा मौका मिला और जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व। 25 जून 1975 की उस गर्म शाम को रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने सेना और पुलिस से भी कहा कि वो सरकार का कहना न माने। जनता के लिए नारा उछाला, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 25 जून 1975 को दिल्ली के इसी रामलीला मैदान में शाम को भारी भीड़ उमड़ी। विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता जुटे और इंदिरा गांधी डर गईं। जेपी के बयान को आपातकाल का आधार बनाते हुए इंदिरा ने कहा कि जेपी सेना को बगावत के लिए उकसा रहे हैं और उसी रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आकाशवाणी पर इंदिरा गांधी ने जैसे ही ऐलान किया, देश को समझ आ गया कि लोकतंत्र खतरे में है। दिल्ली में जब थे तब भी सुनते थे कि कुछ न कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन प्रातःकाल जैसे ही न्यूज चलाई तो जहां अपेक्षा हम करते थे कि जो न्यूज रीडर्स हैं उनमें से कोई न कोई बोलेगा, तो उनके स्थान पर स्वयं श्रीमती गांधी की आवाज सुनाई दी। इधर इमरजेंसी लगी, उधर दिल्ली में गांधी शांति प्रतिष्ठान में पुलिस पहुंच गई, जहां जेपी ठहरे हुए थे। पुलिस जेपी को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई। यह खबर कांग्रेस नेता चंद्रशेखर को मिली तो वो भी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे। पुलिस एसपी ने चंद्रशेखर को बताया कि जेपी को गिरफ्तार करने का आदेश है और यही आदेश आपके लिए भी है। चंद्रशेखर ने जेपी को यह बात बताई तो उनके मुंह से इतना ही निकला, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक झटके में विपक्ष के सारे नेता सलाखों के पीछे भेज दिए गए। गुजरात और बिहार में जेपी आंदोलन से इंदिरा गांधी डरी हुई थी। इस पर से जेपी के दिल्ली कूच ने इंदिरा गांधी के डर को और बढ़ा दिया था। विपक्ष को जेल भेजकर इंदिरा ने लोकतंत्र को अपनी जूतियों पर उछाला। 19 महीने तक लोकतंत्र इंदिरा की सत्ता और संजय गांधी के वर्चस्व की गिरवी बना रहा। 1977 की शुरुआत देश में एक नई सुबह लेकर आई। आपातकाल की काली छाया मिटी और देश में जमहूरियत का बुझता दिया फिर से टिमटिमाने लगा।